आज हम बात करेंगे ऐसे विषय पर जो भारत में नहीं पूरी दुनिया में ही चर्चा का विषय बना हुआ था। जस्टिस यशवंत वर्मा नोटकांड। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है जनता की आवाज न्यूज चैनल के चेयरमैन श्री जसवीर सिंह मलिक। सर, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो कि है जस्टिस यशवंत वर्मा से रिलेटेड। ये पूरी ही न्यायपालिका जुडिशरी पर एक कलंक बना हुआ था। तो ये एग्जैक्टली पूरा मामला क्या था? दरअसल ये जो मामला है इसमें कोई दो राय नहीं है कि अ, इस नोट कांड की वजह से पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में भारत की न्यायपालिका की जो साख है वो धूमिल हो रही थी। और पिछले लगभग एक वर्ष में ये चर्चा का विषय रहा। इसमें संसद में इस पर चर्चा हुई, हर गली मोहल्ले में चर्चा थी और एक सवालिया निशान था न्यायपालिका के ऊपर कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। और ये जो कांड था वो इस तरह का कांड था कि इसमें एक तरह के पूरे सबूत साथ में थे। ये मामला है 14 मार्च 2025 का। उस समय जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास पर, जो लुटियंस दिल्ली में तुगलक रोड पे इनका एक बंगला था, जो आधिकारिक आवास था सरकार की तरफ से दिया हुआ, उसमें आग लग जाती है। और जब आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड वगैरह दमकल की गाड़ियां वहां जाती हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे नोटों के बंडल वहां पे हैं और नोटों के बंडलों में आग लगी हुई है। अब ये जो मामला था वो कई एजेंसीज वहां पे थी, तो उन सबके संज्ञान में आ गया और उन्होंने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया। फिर ये मामला मीडिया में आ गया। मीडिया की जहां तक आज हम बात करें तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो आज है, उसके अलावा सोशल मीडिया आज मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ बहुत प्रभावी हो गया है। और सोशल मीडिया में आई हुई चीज जो है वो किस स्तर तक कहां कहां चली जाए उसकी कोई सीमा नहीं है। जब ये मामला मीडिया में आया, चर्चा में आया, तो सवाल ये खड़ा हुआ कि भाई जो है इतने ज्यादा मात्रा में नोट एक नॉर्मल सैलरी लेने वाले न्यायाधीश के घर पे कैसे आए। तो मामला भ्रष्टाचार का तो सामने नजर आ ही रहा था। वैसे भी जो एक रिकॉर्ड था, जो ऑफ रिकॉर्ड अक्सर बोलते हैं, क्योंकि कंटेम्प्ट टू कोर्ट से लोग डरते हैं। न्यायपालिका पे सवाल उठाते हुए कंटेम्प्ट का एक सवाल रहता है। लेकिन ये जो पूरा मामला था ये प्रदर्शित करता था इस बात को, और बल्कि स्थापित भी करता था कि जस्टिस वर्मा वास्तव में जो है बहुत ही भ्रष्ट और करप्ट व्यक्ति है। तो एक सवाल है कि जब इतने सारे सबूत थे, मीडिया में पता चल गया, तो इनके अगेंस्ट में कुछ हुआ क्यों नहीं प्रॉपरली? ये सवाल वाजिब है और ये भारत की जनता भी लंबे समय से पूछ भी रही थी और चर्चा भी कर रही थी कि सारे सबूत थे, मीडिया में आ गया, सारी चीजें थी। लेकिन कोई भी एक काम होता है तो उसका एक ड्यू प्रोसेस होता है। ये जो मामला था ये कोई सामान्य अधिकारी या कर्मचारी का नहीं था, ना किसी भारत के सामान्य एक नागरिक का था, बल्कि ये सिटिंग जज, वो भी हाई कोर्ट के, उनका ये मामला था। इस मामले में ड्यू प्रोसेस जो सिस्टम बनता है वो ये है कि जस्टिस वर्मा उस समय दिल्ली हाई कोर्ट में पोस्टेड थे। तो जो माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो कर सकता था, या कोलिजियम सिस्टम जो था, कोलिजियम सिस्टम जुडिशरी का है, उसमें जो प्रोसेस था वो ये था कि मार्च में ही 2025 के अंदर ही इन्होंने सबसे पहले जस्टिस वर्मा को बैक टू होम, यानी उनके जो उनका होम डिपार्टमेंट कहीं हम इसको, हाई कोर्ट इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया और उनका जो चार्ज था वो ले लिया। अब इसके बाद एक प्रोसेस होता है इस चीज के लिए। वो प्रोसेस जो था उसके लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जिसमें चीफ जस्टिस होते हैं विभिन्न कोर्टों के, या वरिष्ठ जो जस्टिस होते हैं वो होते हैं। इसमें भी ऐसा ही हुआ। उस कमेटी ने एक अपनी सिफारिश की, दोषी पाया गया कि इनके खिलाफ महाभियोग लिया जाना चाहिए। फिर पार्लियामेंट में भी लगभग 140-45 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर करके महाभियोग के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको शुरू करवाया। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसको जो है प्रोसेस किया। तो ये एक समय लगता है इतना इन चीजों में। तो जैसे कि आपको पता है, अब तो उन्होंने रिजाइन दे दिया, तो क्या इसका रीजन महाभियोग था कि उनके सर पर महाभियोग की तलवार लटक रही थी, तो उन्होंने सोचा कि अपनी इज्जत बचा लेते और पहले रिजाइन कर देते हैं?
इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, जब महाभियोग की सिफारिश भी हो गई है और प्रोसेस भी शुरू हो गया तो वो तो एक था ही रास्ता, अगर ये नहीं होते तो। दूसरा इसका कारण ये भी है कि आज के जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत जी, वो भी काफी एक साफ छवि के अधिकारी हैं और न्यायाधीश हैं, और उनके आने से भारत की न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, और न्याय प्रक्रिया की और न्याय प्रणाली की या और न्याय व्यवस्था की जो है वो साख भी बढ़ी है। दूसरा कारण ये भी था। इसमें एक कारण और भी है कि कई बार हम क्या करते हैं, इस तरह के मामले ज्यादातर कारपोरेट सेक्टर में या कुछ नौकरियों में, या कई बार ऐसी जगह कि जहां लगता है कि सामने वाला गलत काम कर रहा है और उसका पता चल गया है, कि वो मिल गया है कि भाई ये दोषी है, इस तरह की चीजें आ रही हैं धीरे धीरे करके सामने, जो पूर्ण होने के बाद प्रूव भी हो जाएंगे। तो उस केस में जो है सीनियर अधिकारी या कुछ लोग करते हैं कि भाई ऐसा है, तुझे जाना तो है ही, तो तेरी इज्जत भी है और तेरे पास समय भी है, तू कम से कम रिजाइन दे दे। तो तीसरा एक कारण ये हो सकता है कि जस्टिस वर्मा को नजर आया कि भाई अब इसमें जो है कोई गुंजाइश तो बची नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका के ऊपर सवालिया निशान लग रहे थे। न्यायपालिका के ऊपर अभी भी एक पीछे भी मामला जो है ना बहुत हाईलाइट हुआ, और ये तो न्यायपालिका का मामला था, अगर सामान्य विभाग का मामला होता तो और ज्यादा हाईलाइट होता, जहां पे एनसीईआरटी की किताबों में भी न्यायपालिका यानी जुडिशरी के करप्शन के ऊपर चैप्टर जोड़ेगा, जो बाद में कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद हटाया गया, जिस पे आज भी चर्चा पूरे भारत में है। और बहुत सारे क्लिप्स, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें भी हैं अभी भी। तो इनको लगा कि भाई ये एक रास्ता है, तो इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया, ये कारण हो सकता है। तो अब उन्होंने रिजाइन कर दिया तो क्या उनका ये दाग हट गया? अब आगे क्या होगा इस केस में? त्याग पत्र से सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब मैटर क्लोज? यहाँ पे भी दो तीन तरह के सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल तो बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सर, जब सब पता था इन्होंने गलत किया है, नोटों के बंडल मिल गए, मीडिया में आ गया, अधिकारियों के संज्ञान में आ गया, संसद तक पूरी चर्चा में आ गया, उसके बावजूद भी त्याग पत्र देके सारे लाभ क्यों? इसका अर्थ तो ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति पहले गड़बड़ करे, भ्रष्टाचार करे और पकड़ा जाए तो फिर त्याग पत्र देके निकल जाए। तो एक सवाल तो ये लोगों के जहन में है। दूसरा जो आपका सवाल है कि आगे इसमें अब क्या होगा, इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। वैसे तो अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, देखते हैं कि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, भारतीय संसद क्या निर्णय लेती है। क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है वो भी मैंने देखा है कि इनकी जो कहने की बात है कि जीरो टॉलरेंस की नीति, ये खाली कहने तक सीमित नहीं है। कई मामलों में भारत सरकार ने भी ऐसा किया है कि जो भी आदमी पकड़ा गया है या संज्ञान में मामला आया है तो ये सरकार भी उस पर एक्शन लेती है, और किसी को मतलब ये संशय में नहीं रहना चाहिए कि वो कुछ गलत करेंगे तो बच जाएंगे। इस मामले का भी देखते हैं क्या है। इसमें दो तीन तरह की चीजें बनती हैं। ये सब होने के बाद जस्टिस वर्मा के ऊपर जो लिमिटेशंस थी कार्रवाई करने की वो हट जाती है, तो एफआईआर भी करवाई जा सकती है, और भी बहुत सारे रास्ते हैं कानूनी कार्रवाई के। देखते हैं आगे जो है वरिष्ठ अधिकारी या वरिष्ठ न्याय प्रक्रिया में जुड़े हुए जो सीनियर अधिकारी हैं जो इस मामले को देख रहे हैं वो क्या इस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस त्याग पत्र आने से एक जो बार बार छवि धूमिल हो रही थी भारत की न्याय प्रक्रिया की, न्यायपालिका की, जो एक सामान्य जनमानस का, जनता का भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा था, वो जरूर भरोसा बढ़ेगा, और ये संदेश जरूर जाएगा कि कोई भी आदमी गलत करने वाला बच नहीं सकता। उम्मीद है सर जो आपने कहा है वो सारी बातें ठीक हो, और ऐसा ही हो कि किसी भी व्यक्ति को करप्शन करने के बाद छोड़ा ना जाए, जब भी वो प्रूव केस हो चुका है, ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। पर वो तो खैर अभी इसमें प्रोसेस था, पूरा प्रूफ तो नहीं था, पर ये है कि जो रिपोर्टें आ रही थी वो आ रही थी, जैसे महाभियोग की रिपोर्ट थी और प्रोसेस जारी था। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दिशा जो थी वो सकारात्मक थी कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई होगी। मतलब कमेटी रिपोर्ट में तो उन्होंने अपने बोल दिया था कि हाँ, उन्होंने ये सिफारिश की है कि महाभियोग लिया जाना चाहिए, हाँ, बनता है, इस टाइप की चीजें थी। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आज हम सबको इस मैटर से अवेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।